खबर, महाराष्ट्र में कुल 49 बागियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। सभी दलों के 49 बागियों ने नाम वापस लिए। कांग्रेस के 10 बागियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। बीजेपी के 10 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। शिवसेना शिंदे गुट के 8 बागी मैदान से हट गए हैं। शिवसेना उद्धव गुट के 7 बागियों ने अपना नाम वापस लिया। एनसीपी अजित पवार गुट के 6 बागी मैदान से हट गए। एनसीपी शरद पवार गुट के 4 बागियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ा बदलाव हुआ है और इससे पहले हमने देखा कि उद्धव ठाकरे की तरफ से ये सख्त हिदायत भी दी गई थी। 45 इनकी संख्या है, 45 महाराष्ट्र में कुल 45 यानी 45 बागी जिन्होंने अपने नाम वापस लिए हैं। और जब भी बागी अलग से पर्चा भरते हैं तो वहां पर फूट नजर आती है। उद्धव ठाकरे की तरफ से उन्हें साफ तौर पर आज नसीहत भी दी गई थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो उनकी पार्टी से जुड़े हैं अगर वो नाम वापस नहीं लेते हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव और भी ज्यादा इस समय क्रूशल फेज में चला गया है और साथ ही इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि ये जो बागी होते हैं वो वोट कटवा के तौर पर काम करते हैं। और उद्धव ठाकरे ने जब कहा तो उनकी पार्टी की तरफ से जो बागी थे, जो बागी प्रत्याशी बन रहे थे, वो उन्होंने तो अपना नाम वापस लिया ही है। इसके साथ साथ कांग्रेस, अजित पवार गुट, बीजेपी, यानी कुल मिलाकर के जो 45 बागी उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नाम वापस लिया। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर कनेक्टेड है। अदिति, महाराष्ट्र का रन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। कम से कम ये वोट कटवा तो नहीं बनेंगे। कहा जा सकता है, लेकिन आने वाला समय जब कोई बागी अदिति, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं रही है। मैं आपको दोबारा कनेक्ट करती हूं। तो देखिए, सभी दलों के कुल 45 बागी हैं जिन्होंने अपने नाम वापस लिए हैं। कौन सी पार्टी के कितने बागी हैं वो हम आपको नंबर्स या फिगर भी दिखा रहे हैं, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के 7 बागियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। और चूंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से उन्हें कहा भी गया था, हिदायत दी गई कि अगर इन बागियों ने वापस नाम नहीं लिया, या कह सकते हैं महाविकास आघाड़ी मिल करके, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा भी इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ कनेक्टेड है। पूर्णिमा, जैसा कि मैंने कहा, महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल अलग दिशा लेती हुई नजर आ रही है और जब सख्त हिदायत दी गई तो महाविकास आघाड़ी में जितने भी दल हैं उनके जो बागी प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नाम वापस लिया। कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के लिए ये एक सुलभ पॉइंट है, एक ठीक ठाक पॉइंट बनता दिख रहा है। बिल्कुल जाहिर बात है। और सबसे बड़ी बात शिखा ये है कि अगर कोई सबसे बड़ी समस्या महाराष्ट्र की राजनीति में चुनावों के मद्देनजर, फिर चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो, इनके लिए बागी बनते हुए नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर 50 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार थे जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल। खासतौर से अगर आप महायुति की बात करेंगे तो उनके ऐसे बड़े बड़े चेहरे थे जो बागी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर रहे थे। यह कहा जा रहा था कि समय आने पर सारे के सारे बागी बैठ जाएंगे। हुआ वही, 4 तारीख को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख थी और आते आते 45 ऐसे बागी रहे जिनकी तरफ से नाम ले लिया गया है। हालांकि एनसीपी अजित पवार गुट के 6 बागी हैं, वो मैदान से हट चुके हैं। शरद पवार गुट के 4 बागियों की तरफ से नाम अभी वापस ले लिया गया है। शिवसेना उद्धव गुट के 7 बागी हैं जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है और एनसीपी अजित पवार गुट के 6 बागी मैदान से हट गए हैं। जल्दी से कुछ नामों का जिक्र आपको कर देती हूं जो कि बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें बने हुए थे, क्योंकि बागी बड़ी चुनौती थे। आप ये देखिए कि लगातार दोनों ही जो गठबंधन है, अलायंसेज है, वो बागियों को समझाइश देने में लगे थे कि उनको नामांकन वापस ले लेना चाहिए। फाइनली हुआ वही कि समय रहते सब बैठ गए हैं, सारे के सारे बागी। आपको अमित शाह का वो बयान याद होगा जब उन्होंने कहा था कि कुछ भी करना लेकिन बागियों को टिकट ना लेने देना, बागियों को चुनावी मैदान में ना उतरने देना, क्योंकि ये सब जानते हैं कि बागी जैसे ही चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उनका वोट कटेगा और ये बड़ा नुकसान उनके लिए हो सकता है। जैसे कि पचोरा सीट से बीजेपी के अमोल शिंदे हैं, बगावत के रास्ते वो चले और निर्दलीय वो मैदान में उतरे। मुंबा देवी सीट से बीजेपी के नेता अतुल शाह है, उन्होंने बागी रुख अपनाया, निर्दलीय वो चुनावी मैदान में उतरे। फिर बुल्ढाना सीट से बीजेपी के नेता विजयराज शिंदे, वो भी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। और मेहकर सीट से बीजेपी के नेता प्रकाश गवई हैं जिन्होंने नामांकन अपना दाखिल किया था। फिर ओवाला माजीवाड़ा सीट से बीजेपी के डिप्टी मेयर रहे हैं हसमुख गहलोत, वो भी बगावत करते हुए मैदान में नजर आए। ये मैंने सिर्फ आपको कुछ नाम गिनाए हैं, लेकिन कुल मिलाकर नामों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि अगर ये चुनावी मैदान में रहते तो ये इन पार्टीज के लिए चुनावी दिक्कत पैदा करते, वोट काटते। फाइनली ये हुआ है कि इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, विड्रॉ कर लिया है, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 2000 कुछ के आसपास है। लेकिन 45 ऐसे उम्मीदवार जो कि बड़े चेहरे के तौर पर थे, दोनों पार्टीज के लिए, दोनों अलायंसेस के लिए राहत भरी खबर ये है। बिल्कुल पूर्णिमा, बने रहिएगा। सत्यप्रकाश सोनी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश, ये मुमकिन कैसे हो पाया, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी पिछले चुनाव में हमने देखा हरियाणा में एक अलग स्ट्रैटेजी से चल रही थी। कहा गया कि निर्दलीय जो है वो भी बीजेपी को बेनिफिट कर रही थी, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा।
और बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पहले दिन से कोशिश थी कि निर्दलीय किसी को भी चुनाव लड़ने दिया जाए, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी भी बनाई थी, जिसको सिर्फ यही जिम्मेदारी दी गई थी कि जो भी पार्टी से बगावत कर उम्मीदवारी दाखिल किया है उन्हें किसी तरह से जो है वापस लाना है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें खुद देवेंद्र फडणवीस, पीयूष गोयल, आशीष शेलार, विनोद तावड़े और जो है भाजपा के पूर्व सांसद, उनको भी मौका दिया गया था। और सभी लोगों की कोशिश यही थी कि 100% जो है उम्मीदवारों को नामांकन वापस करवाया जाए, जिसमें मुंबई के सबसे हॉट सीट जो बोरीवली की सीट थी, जिस पर लगातार 3 दिनों से मंथन चल रहा था, लगातार कोशिश देवेंद्र फडणवीस भी कर रहे थे, आशीष शेलार भी कर रहे थे, विनोद तावड़े भी मुलाकात किए थे, लेकिन आज जो है पीयूष गोयल को एक बड़ी मदद मिली है। पीयूष गोयल की मदद से जो है गोपाल शेट्टी ने अपना टिकट वापस ले लिया है। ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अगर गोपाल शेट्टी अपना नामांकन वापस नहीं लेता तो बोरीवली की सीट के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का समीकरण पूरी तरह से सक्सेस रहा, और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बताया समीकरण सक्सेसफुल होता है या नहीं, ये तो आने वाला दिन बताएगा। सत्यप्रकाश बने रहेगा। पूर्णिमा, महाराष्ट्र के चुनाव में जो रणनीतियां हैं वो खूब बनाई गई, हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से, लेकिन 2019 से 2024 का सिनेरियो बहुत अलग है। छोटे छोटे दलों में सब कोई बट गए, अजित पवार हो, इसके साथ ही उद्धव ठाकरे हो, यानी कि जो वोट काटने की फहरिस्त होगी वो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि चुनावी मुद्दे अलग हैं और जो विचारधारा की लड़ाई कहते हैं वो भी मुद्दा बनकर के अलग है। तो उद्धव ठाकरे को अगर बेनिफिट हो सकता है तो नुकसान भी कांग्रेस के साथ जाने का, किस तरीके से महाराष्ट्र के पूरे रण को आप देखते हैं? देखिए, नुकसान का स्कोप तो फिलहाल कोई भी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती शिखा, जैसा कि आप पहले भी चर्चा कर रही थी। निर्दलियों का एक जो ग्राफ देखा है, आप हरियाणा चुनाव की बात कर लीजिए तो निर्दलियों का ग्राफ जो रहा वो कहीं ना कहीं मददगार बीजेपी के लिए साबित हुआ। बीजेपी लगातार निर्दलियों को लेकर अपनी निर्भरता को दिखाती रही। उससे पहले आप जम्मू कश्मीर चुनाव चले जाइए, वहां पर भी निर्दलियों के भरोसे कश्मीर में लगातार उनको लेकर चुनाव प्रचार करती रही और कहीं ना कहीं एक इनसाइड सपोर्ट उनको मिलता रहा। लेकिन जब बागी चुनावी मैदान में हो जाते हैं तो बागी डेफिनेटली प्रॉब्लम पैदा करते हैं, क्योंकि वो उस पार्टी के वोट बैंक को काटते हैं। और ये सिर्फ ना सिर्फ महायुति बल्कि महाविकास अघाड़ी और अलग अलग गुट, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में आप देखिए, आपने खुद 2019 से 2024 के चुनावों का जिक्र किया, और ये इसीलिए अलग है क्योंकि अब सारी की सारी पार्टियां यहां पर बटी हुई हैं। फिर चाहे आप वो एनसीपी की बात कर लीजिए, फिर चाहे आप शिवसेना की बात कर लीजिए, उद्धव गुट अलग है, शिंदे गुट अलग है, उधर अजित पवार गुट अलग है, उधर शरद पवार ने एनसीपी, दोनों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इधर बीजेपी है। बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी उस स्ट्रेंथ को मजबूत रखते हुए चल रही है। लेकिन ये जो पार्टीज जो बटी हैं आपस में, इनका अपना एक कोर वोट बैंक है और वो है मराठा वोट बैंक। अब आप इन्हीं में मान के चलिए कि अगर अलग अलग बागी खड़े हो जाते हैं तो वो किसके वोट बैंक को काटेंगे? वो उस मराठा वोट बैंक को काटेंगे। बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स किसको लेकर चल रही है? वो नॉन मराठा वोटर्स को लेकर चल रही है, और साथ में जो क्षेत्रीय दल साथ में आए हैं उनकी मराठा वोटर्स को अपने साथ बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है उस अलायंस के माध्यम से। अब सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो उन क्षेत्रीय दलों को होगा, क्योंकि उनका एक कोर वोटर है जो कि है मराठा वोट बैंक, और अगर इनके बागी चुनावी मैदान में उतरते तो इनके वोट कटते, जिनसे इन क्षेत्रीय दलों को नुकसान होता। न सिर्फ क्षेत्रीय दलों को नुकसान होता बल्कि आने वाले समय में इनकी राजनीति पर एक सवालिया निशान खड़ा होता, क्योंकि इनके लिए तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ही सब कुछ है। ये बीजेपी भले ही बाकी राज्यों में, और क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हर एक राज्य में वो चुनाव लड़ती है और क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलती है, तो बीजेपी तो अपनी मजबूती को भले ही बरकरार रखती है, लेकिन इन क्षेत्रीय दलों का बड़ा नुकसान होता। इसीलिए इनके लिए बागी बड़ी दिक्कत है, और किसी भी तरीके से बीजेपी ओवरऑल ये नहीं चाहती कि उनके अलायंस में वोटों का नुकसान हो। इसीलिए बीजेपी ये चाहती थी कि भाई बागी नहीं होने चाहिए, बागियों को आपको सेटल डाउन करना पड़ेगा, और कुल मिलाकर हुआ वही कि जो 45 बागी इन टोटलिटी वो दूसरी पार्टीज के भी शामिल हैं जिन्होंने अपना नामांकन विड्रॉ कर लिया है आज। और चूंकि पूर्णिमा, हमने छोटे दलों की बात की, जो बड़े दल थे वो टूट करके छोटे छोटे खेमे में बट गए, और इस बार जब चुनाव होना है तो 2019 का सिनेरियो अलग था, जैसे कि हमने पहले चर्चा भी किया। इस बार वहां की जो वोटर्स है ये तय कर देंगे, क्योंकि हमने देखा है चुनाव चिन्ह को लेकर के बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। चुनाव चिन्ह किसके नाम होगा? जो सबसे पुराने लोग हैं उनके नाम होगा, जिन्होंने पार्टी बनाई उनके नाम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में जो ये सवाल है कि लोग वहां पे किसका समर्थन करते हैं, ये पूरी तरीके से क्लियर कहीं ना कहीं होगा महाराष्ट्र में। और ये महाराष्ट्र की जनता जो है उसके लिए भी, जो वहां का वोट बैंक है उसके लिए भी बहुत सेंस ऑफ क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि आप ये बात देखकर चलिए शिखा, क्योंकि कुल मिलाकर विचारधारा की लड़ाई है। अब विचारधारा में अगर आप शिवसेना की विचारधारा की बात करेंगे तो वो बीजेपी से पूरी तरीके से मेल खाती थी, लेकिन शिवसेना खुद 2 टुकड़ों में इस वक्त बट चुकी है। उसका जो कार्यकर्ता है, उसका जो वोटर है वो कंफ्यूज है। जो कार्यकर्ता है उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई असली शिव सैनिक कौन। फिर चुनाव चिन्ह को लेकर जाहिर बड़ा फैसला
फैसला आना है। और इससे पहले लोकसभा चुनावों में आपने देखा, क्योंकि जनता के बीच में क्लैरिटी नहीं है, जो वोटर है उसके मन में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए उनको ये समझना पड़ेगा कि भाई असली शिव सैनिक कौन है, हमको किसके साथ जाना है। फिर इधर आप आ जाइए, एनसीपी शरद और अजित, इनकी आपसी लड़ाई है, और जाहिर बात है कि पूरी की पूरी लेगेसी है फैमिली पॉलिटिक्स की, उसमें अजित गुट इधर आ गए। अजित ने ऑलरेडी एक नुकसान झेला लोकसभा के चुनावों में, कहीं ना कहीं बीच में अंदर खाने ये भी खबर आई कि अजित पवार जो है वो अलग चुनाव लड़ सकते हैं और वो महायुति का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन उन खबरों का भी पूरी तरीके से खंडन कर दिया गया। अजित पवार की अपनी एक पॉलिटिक्स है, उनका अपना एक वोट बैंक है, और जाहिर है कि लोकसभा चुनावों में जो कुछ भी अजित पवार की पार्टी के साथ हुआ वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, जिसमें एक बागी फैक्टर भी शामिल है और उनकी खुद की पार्टी का अस्तित्व भी है, जिसको मुमकिन है कि चुनाव चिन्ह मिल जाए तो आने वाले समय में महाराष्ट्र में अपनी राजनीति को, अपनी पार्टी को जिंदा तो रख पाएंगे। अच्छा पूर्णिमा, क्योंकि ये छोटे छोटे दलों में जब बड़ी पार्टी बटी तो पोलराइजेशन ऑफ वोट का भी इफेक्ट आपको लगता है क्या पोलराइजेशन होगा? क्योंकि अगर आप देखें तो अभी बहुत सारे वर्ग ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ ये समझ में आएगा कि उद्धव ठाकरे जो बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, लेकिन शिवसेना दो खेमे में बटी है, तो वहां पर क्या पोलराइजेशन ऑफ वोट्स होने के भी चांसेस हैं? और वो सीधे सीधे लोकसभा चुनावों में भी तो शिखा रिफ्लेक्ट हुआ। आप ये देखिए कि लोकसभा चुनावों में वो क्लियरली रिफ्लेक्ट हुआ है। लोकसभा चुनावों में अगर ऐसा होता कि वो पोलराइजेशन नहीं होता, या फिर वोट बंटते नहीं, या जो विचारधारा है वो आपस में बढ़ती नहीं, या फिर वोटर के मन में कंफ्यूजन नहीं होता, या कार्यकर्ता को एक क्लैरिटी नहीं होती कि हम जमीन पर किसको लेकर लड़े, तो अजित पवार का वो नुकसान नहीं होता पार्टीज के लिहाज से। अगर आप देखें उद्धव ठाकरे हैं, उनको भले ही सीट्स ठीक मिली हो, लेकिन फिर भी नुकसान के लिहाज से उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में वोटर तो कंफ्यूज्ड है ही, उस वोटर को चाहिए क्लैरिटी कि हम कौन सी विचारधारा के साथ जाएं। और जैसा कि मैंने जिक्र किया, सत्यप्रकाश हमारे साथ है, वो इसको लेकर ज्यादा और क्लैरिटी दे पाएंगे कि ये जो मराठा वोट बैंक है, कुल मिलाकर इन क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति इसी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन बीजेपी ने जो हरियाणा में एक्सपेरिमेंट किया, वही एक्सपेरिमेंट बीजेपी महाराष्ट्र में करना चाहती है, जैसे कि नॉन जाट वोटर्स की पॉलिटिक्स बीजेपी ने हरियाणा में हार हुई हरियाणा में, इसीलिए शायद बड़े भाई की भूमिका में वो खुद को वहां पर रखने में कामयाब नहीं हो पाया। अगर वो बराबर के रेशियो में सीट्स लेकर के लड़ रहे हैं तीनों ही गुट, तो फिर फायदा कांग्रेस को हुआ ही क्या? बिल्कुल, और कांग्रेस ये इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन आप ये भी समझिए कि कांग्रेस इस वक्त नेगोशिएटिंग पावर में भी नहीं है, ना वो महाराष्ट्र में नेगोशिएट कर पाई। हरियाणा में जिस तरीके का चुनावी नतीजा आया, उसके बाद सहयोगी दलों ने साथ ही में नसीहत देना शुरू कर दी कि भाई आप साथ में लड़ते तो शायद इससे बेहतर प्रदर्शन करते। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर का आप उदाहरण देख लीजिए, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नेगोशिएटिंग पावर में कांग्रेस है ही नहीं, और ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि शिखा क्षेत्रीय दलों से इधर आप बात कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है। कांग्रेस को सिर्फ महाराष्ट्र में या फिर गोवा में या फिर जम्मू कश्मीर में या किसी और राज्य में सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा है, उसको पूरे देश भर में चुनाव लड़ना है। और राहुल गांधी इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी अपने पार्टी के अस्तित्व को न सिर्फ बचा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस की पोजीशनिंग को भी मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिलहाल कांग्रेस उस स्थिति में नजर आ नहीं रही है।